ही अच्छे आंकड़े आए हैं 3 तक जो कुछ जारी किए गए हैं, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश में मतदाताओं ने बहुत रुचि चौथे चरण की 11 जिलों की 56 सीटों पर ली है। मेरे पास ताजा आंकड़े वो सब मौजूद हैं और स्टूडियो में मेरे साथ चर्चा करने के लिए 2 बहुत ही खास मेहमान, 2 जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार विनय राय मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हेमंत तिवारी 2 पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। इस मामले पर चर्चा करने के लिए हम उनसे इस बारे में बातचीत करेंगे, जो कुछ भी इस वक्त मतदान का प्रतिशत देखने को मिल रहा है उस प्रतिशत के बारे में हम इन दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अचानक से ये 16 से 18% का वोट क्यों बढ़ रहा है। सबसे पहले बात विनय राय से करते हैं। विनय, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी पर। मेरा पहला सवाल ये है कि 11 जनपद में रिकॉर्ड टूट चुके हैं और बहुत रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात, इसके लिए मैं बधाई दूंगा चुनाव आयोग को, और आपके चैनल को मैं बार बार देखता रहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैंने अपील सुनी थी मुख्य चुनाव अधिकारी की भी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी। उन्होंने कहा था कि मुझे बड़ा दुख होता है जब 30% और 32% का मतदान होता है, और आज भी उमेश सिन्हा आपके चैनल में बता रहे थे कि अगर रिकॉर्ड टूट जाए तो बेहतर होगा, लोग घरों से बाहर निकलें। तो हमें लगता है कि टीवी देखने वाले दर्शक जो घर में टीवी देख रहे थे, थोड़ी देर आपकी टीवी से दूर हुए हैं और जब उन्होंने मतदान किया और आगे दोबारा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक चीज कहूंगा, ना इस बार नारे हैं, न इस बार वादे हैं, न इस बार कोई आंदोलन है, लेकिन आंदोलन सिर्फ है आवाम का कि हम इस बार मतदान करेंगे। क्योंकि बार बार सरकार को कोसने वाला आवाम ये भूल जाता था कि हम तो कोसते हैं लेकिन मतदान नहीं करते हैं। तब कि हम मतदान करके अपना पहले हक दे दें कि हमने वोट दिया है, और फिर हम सरकार को अगर अच्छा करती है तो उसकी तारीफ करेंगे, बुरा करेगा तो कोसेंगे। ये इस लाइन में मैंने देखा है कि इस बार नए युवक और युवतियां बहुत आ रहे हैं मतदान करने के लिए, नई उम्र के हैं, जो इनको ये माना जाता था कि ये वोट देने नहीं जाते हैं, लेकिन इस बार वोट डालना मैटर ऑफ प्राइड हो गया है, बहुत मतलब गर्व का विषय हो गया है। देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि यूथ मतदाता आमतौर पे घूमने के लिए जाना जाता था, उसको लगता था कि वोटिंग से क्या उसका मतलब है, लेकिन उसे लगता है अगर देश को बनाना है, संवारना है, क्योंकि चेंज हर जगह हुआ है, तो उसको लगता है अगर हम अपना वोट देंगे तो, क्योंकि अन्ना का आंदोलन भी अगर आपने देखा होगा तो यूथ बढ़ चढ़कर सामने आया, और उस समय भी एक बात थी कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें, वोट डालने जाएं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करें। तो अगर पहला जो मौका हमें मिला है वोट देने का, अगर हम वही नहीं कर सकते तो किस अधिकार से हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे, किस अधिकार से हम सरकार को कोसेंगे? तो यूथ इसलिए बढ़ चढ़कर सामने आया, और सबसे बड़ी बात है इस बार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है इसमें यूथ की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है और निर्णायक होने जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि यूथ अब राजनीति को समझ गया है, राजनीति की तरफ आने में उसकी दिलचस्पी बढ़ी है? पहले तो राजनीति को ठीक नहीं मानते थे युवा, अब उनकी दिलचस्पी बढ़ी है क्या? कम से कम वोट के अधिकार को समझ चुका है कि एक अधिकार हमारे पास है, राहुल गांधी के पास भी एक वोट का अधिकार है, और उस एक सामान्य नवयुवक है उसके पास भी एक वोट का अधिकार है, उस अधिकार को समझ चुका है। राजनीति को कितना बेहतर समझ पाया है, कौन पार्टी बेहतर है, कौन पार्टी बेहतर नहीं है, इसके बारे में आकलन करना कठिन होगा, लेकिन अपनी ताकत को जरूर समझ चुका है कि हमको अपना एक वोट देना, जिसको हम पसंद करते हैं उसको अपना हम वोट देंगे, इस ताकत को। हेमंत जी, बहुत बहुत आपको भी बधाई कि 11 जनपद में रिकॉर्ड टूट चुके हैं और जो वोटिंग परसेंटेज हमारे पास एवरेज आ रहा है वो 48%, 3 बजे तक पोलिंग उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में हो चुकी। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हम लोगों ने सुबह भी इस बात पर चर्चा की थी, इसके पहले 3 चरणों में भी चर्चा कर चुके हैं। मैं बहुत एक स्पष्ट मेरा मानना है कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी उपाय किए, मैं तो ये कह रहा हूं जब से मतदाता सूची में संशोधन से लेकर के उसके प्रकाशन तक की जो स्थिति, जो समयावधि थी, ऐसा प्रोसेस चला कि लोगों में एक बड़ा रुझान आया। नंबर 1। नंबर 2, विनय जी की एक बात मुझे अच्छी लगी, हो सकता है अन्ना के इश्यूज से लोग भले सहमत न हो, लेकिन अन्ना के आंदोलन ने खासतौर से नौजवानों में एक भावना तो जरूर पैदा की कि जमहूरियत में आपका एक वोट बड़ा कीमती होता है और आपको अपने हक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मंशा इलेक्शन कमीशन के प्रयास, और मैं ईटीवी की सराहना इसलिए कहूंगा, पहले चरण में ब्रजेश जी आप एंकर कर रहे थे, आपने एक शब्द कहा था कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए हर चैनल कहता है कि मेरे चैनल रुके रहिए, बस हम तुरंत आते हैं, हाजिर होते हैं, मतलब चैनल से चिपके रहिए। ब्रजेश मिश्रा ने इसी चैनल पे कहा था, भले आपको थोड़ी देर के लिए टीवी छोड़ के जाना पड़े लेकिन जाइए और वोट करिए। मैं इसके पीछे, इस एक वाक्य के पीछे एक बड़ी मंशा देखता हूं, और हमारे ख्याल में इस मंशा को आप लोगों ने भी और कुछ और मीडिया संस्थानों ने भी इसमें जागरूकता पैदा करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। शायद उसी का नतीजा है कि जहां 36% वोट पर 36% वोट में 40%। ये लखनऊ का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 36% वोट 2007 में पड़े और 36% लोगों ने ही अपने विधायक चुने। लोग
लोकतंत्र का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा ब्रजेश जी कि 36% कुल वोट पड़ता है और उसमें 36% में 40%, मतलब एग्रीगेट वोट का कुल 15, 18, 20% पाने वाला जनप्रतिनिधि हो जाता है। तो कम से कम लोगों को ये तो लगा कि बहुसंख्य लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा चुने बुरा चुने, इश्यूज अलग हैं, जातिवाद जैसे हावी है, खत्म नहीं हो पाया है, चल रहा है, लेकिन एक बहुत शुभ लक्षण है कि लोग आगे बढ़े हैं, अब खूब जम के बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। आज मैंने लखनऊ में देखा जो उत्साह नौजवानों में नहीं देखा, शहरी लोगों में। जब चुनाव होता था ब्रजेश जी, मैं 25-30 वर्षों से देख रहा हूं, जिस दिन वोट होता था उस दिन छुट्टी मनाई जाती थी, लगता था पिकनिक है, लोग घर में चाय पकौड़े खाते थे, उनको ज्यादा मजा आता था। जाते नहीं, पिक्चर देखने चले जाते थे, वोट देने नहीं जाते थे। लेकिन अब सूरत बदली है और यह इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा लक्षण है। विनय, क्या आज छुट्टी का दिन लोग माना आपने लखनऊ में बहुत लोगों से आप मिले होंगे, आज आपको क्या लगा, लोगों की कितनी रुचि बढ़ी? पिछले चुनाव में भी मैं आपको देखा हूं, बहुत सक्रिय पत्रकारिता में आप रहे हैं, टेलीविजन के बहुत जाने माने आप पत्रकार हैं, आपने बहुत उत्तर प्रदेश देखा है। पहले और अब में उत्तर प्रदेश में आप क्या फर्क पाते हैं? देखिए, बेसिक अंतर जो मुझे भी दिखाई दिया, क्योंकि मैं भी मतदान करके लौटा हूं, तो लखनऊ का मतदाता हूं, मैंने भी अपना वोट डाला है। पहले जब बूथ पे जाते थे हम लोग, तो जब लाइन लंबी लगी रहती थी तो ज्यादातर मतदाता लौट जाते थे, जब थोड़ा खाली होगा तब आएंगे। आज मैंने ठीक इसको उलट देखा, लंबी कतार है फिर भी आके लाइन में लगे हैं। कई मेरे पत्रकार मित्र उस लाइन में मुझे मिल गए, तो उनका कहना था कि आप भी आगे वोट डालने। हमने क्या करें, पहला अपना अधिकार पूरा करना है, पहले उसको पूरा कर लूं फिर कहीं और जाऊंगा। उनके बातचीत से मुझे ये चीज साफ समझ में आई कि वोट हमारा अधिकार है, भले हमें आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़े, क्योंकि कतार खत्म होने वाली नहीं है। अगर 100% तक मतदान ले जाना है तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन का जो टाइम है वो कम पड़ जाए। 5 बजे के बाद भी कतारें भरी रह जाती हैं। कई बूथों पर आपने देखा होगा जहां 80% मतदान होता है। ये जागरूकता आई है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से हेमंत जी ने कहा कि चैनल जो कहते हैं कि बने रहिएगा, वो तो अलग चीज, कहते हैं कहीं जाइएगा नहीं, एक लाइन और वो जोड़ते हैं। नहीं, हम अपने मतदाताओं से फिर इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि भले उनको चैनल छोड़कर जाना पड़े, टीवी सेट ऑफ करके जाना पड़े, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप जरूर करें। वो आपके लिए बेहद जरूरी है, वो लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, क्योंकि वोट का दान महादान है। वो दान इसलिए है कि आप उसमें अपना अधिकार चुनते हैं, वो किसी को कृपापूर्वक नहीं देते हैं। आप उसको अपना वोट देते हैं, उस प्रतिनिधि को अपना वोट देते हैं जिसके बारे में आप आकलन अपना करते हैं कि वो आपके क्षेत्र का विकास कैसा करेगा, वो चारित्रिक रूप से कैसा है, वो लोकतंत्र में कितना यकीन रखता है, वो बाहुबली है कि सरल है। एक बात आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बहुत लोगों ने ये बात कही, खासतौर पर यूथ को लेकर, कि ये मोमबत्ती गैंग है शहरों में, जो किसी भी मामले पर मोमबत्ती लेकर शाम को निकल आता है। इनकी राजनीति में क्या दिलचस्पी होगी, ये वोट डालने नहीं आएंगे, लेकिन हो उसके उलट रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो इस तरह की बात करते हैं उन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं है। गांधी ने भी अगर अपने आंदोलन की शुरुआत की थी तो नौजवानों को पकड़ा था। जयप्रकाश ने भी अगर अपने आंदोलन की शुरुआत की तो नौजवानों को पकड़ा था। आपको याद होगा जब बीपी सिंह भी सड़क पर निकले थे राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स कांड को लेकर के, उस समय भी नौजवानों ने उनका साथ दिया था। तो जो ये कहता है कि सिर्फ मोमबत्ती लेकर युद्ध चलता है, वो शायद इतिहास पर नजर नहीं डाल पाए ठीक से। यूथ तब निकलता है जब उसके अंदर गुस्सा होता है, जब उसे लगता है कि हमें अपना अहम रोल, अपना किरदार अदा करना है। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो 16 से 18% और इस बार तो 20% भी बढ़ रहा है, क्या ये निर्णायक वोट है? 100% निर्णायक वोट है। इसीलिए आप कहिएगा, देखिएगा जब पहले एग्जिट पोल आता था तो कहते 2% के स्विंग से हमारे आंकड़े बदल गए। यहाँ तो 20-20, 22-22, 25-25% का स्विंग है। कई आंकड़े बदलेंगे, कई आंकड़े ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि नौजवानों का वोट है जो जाति पात पे यकीन नहीं रखता है। हम जैसे हेमंत जी ने कहा कि जातिवाद खत्म हुआ, ऐसा नहीं मानता, लेकिन हम भी कहते हैं ठीक है जातिवाद खत्म नहीं हुआ होगा, लेकिन नौजवान जो होता है वो जाति पात में यकीन नहीं रखता है। आप खुद अपने हिसाब से करिए। हम लोग पढ़ते किसी से पूछते हैं तुम्हारे नाम के आगे टाइटल क्या है, लेकिन नहीं चले 40 साल के बाद वो टाइटल लगता है पूछने। भाई हेमंत जी, ये 20% का वोट इस बार बढ़ रहा है और लखनऊ जैसे शहरों में तो 25% तक बढ़ रहा है वोट। जी। लेकिन एक चीज बता दें, इसको हम खाली इस दृष्टि से नहीं ले सकते कि एकदम से निर्णायक होगा, निश्चित रूप से, लेकिन परिस्थितियां अब 2 बदली है। वोट प्रतिशत अगर बदला है तो जो ट्रेंड होता था, पॉलिटिकल ट्रेंड उत्तर प्रदेश में, वो आप देख लीजिए। पहले क्या होता था, सपा और बसपा की लड़ाई होती थी। पहले क्या होता था, कांग्रेस और जनता पार्टी की लड़ाई होती थी। पहले क्या होता था, ये 2 पार्टियों की लड़ाई होती थी, वोट परसेंट कम होता। लेकिन अब जो सूरत बदली है, 2012 के ये जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, आप 4 चरणों तक देख लीजिए, आप कहीं नहीं कह सकते, किसी जिले में आप नहीं कह सकते कि सीधे सीधे 2 पार्टियों की लड़ाई है। यहाँ बीजेपी ने भी थोड़ा सा पहले से बेहतर अपना माहौल बनाया है। यहाँ कांग्रेस के लिए इज्जत, साख, प्रतिष्ठा का प्रश्न है। पूरा गांधी परिवार ने अपना सब कुछ दांव पे लगा रखा है। राहुल गांधी इतना वक्त दे रहे हैं, सोनिया गांधी जान लगा रहे हैं। सोनिया गांधी रायबरेली में अनशेड्यूल्ड मीटिंग कर रही हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ
उनको दिख रहा है, ताकत लगा रहे हैं। आप ये मानते हैं कि सभी पार्टियों की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा उत्तर प्रदेश में फंसी है और ये 2014 का सेमीफाइनल है उत्तर प्रदेश का विधानसभा का 2012 का चुनाव? निश्चित रूप से 2014 में जो कुछ फाइनल होना है उसका ये रिहर्सल है। आप सेमीफाइनल मान सकते हैं, आप तैयारी भी मान सकते हैं। खास तौर से राष्ट्रीय पार्टियों के लिए ये तो इतना अहम है। कांग्रेस का केंद्र में भविष्य क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश में उसका बढ़ता जनाधार ही साबित कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी को भी अगर अपनी ताकत बढ़ानी है दिल्ली में, तो उत्तर प्रदेश को मजबूत करना होगा और बसपा या कांग्रेस, बसपा या सपा को दिल्ली की सरकार पर अपने नियंत्रण का दावा मजबूत करना है, तो उसको अपना परफॉर्मेंस बेटर करना होगा। इन सारे तथ्यों को, इन सारे लक्ष्यों को। दूसरा एक और महत्वपूर्ण मसला उठा, जो उमेश सिन्हा ने भी उस चीज का जिक्र किया कि जो बुंदेलखंड का एरिया है वहां पर लोग काम धंधे की तलाश में बड़े पैमाने पर बाहर चले गए, वो यहाँ है नहीं, जिसकी वजह से मतदान का प्रतिशत भी प्रभावित हो रहा है। तो क्या बुंदेलखंड में ये एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आया कि वहाँ लोग पलायन कर गए, दूसरी जगहों पर चले गए, सीजनल वोटर्स सीजनल हो गए और काम करने के लिए बाहर चले गए फिर आए? ऐसा एकदम से मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप 2007 के आंकड़े उठा देख लीजिए तो चित्रकूट और बुंदेलखंड के दो जिले हैं, चित्रकूट और बांदा, जो एक 40 से 42% हेमंत जी वहां पर वोटिंग। लेकिन तब भी आप ध्यान करिए कि पिछली बार प्रतापगढ़ और लखनऊ जैसे राजधानी जैसी स्थानों से ज्यादा मत प्रतिशत वहां था। एकदम से ऐसा नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड एक निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा इशू इस पूरे चुनाव में है। बुंदेलखंड को लेकर के कांग्रेस और बसपा के बीच में टकराव आपने देखा है। बुंदेलखंड में 8 बार राहुल गांधी की यात्राएं हुई हैं। अगर 8 बार उन्होंने यात्राएं की, तो मायावती ने 18 बार अपने चीफ सेक्रेटरी से लेकर बड़े अफसरों को वहां भेजा है। एक इशू रहा है, तो मैं एकदम से इसको नहीं मानता हूं कि पलायन के नाते वो प्रसन्न होगा। देखिए, उसमें छोटा सा मैं कह दूं कि जिस तरह से बुंदेलखंड में तो स्थानीय प्रदेशों में गए हैं रोजगार की तलाश में, लेकिन जो पहले और दूसरे चरण के मतदान पर अगर आप चले जाए, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, यही मिडिल लिस्ट में जाते हैं और इनसे ज्यादा तादाद में जाते हैं, फिर भी वोटिंग परसेंटेज हाई है। और आपको याद होगा, मैं तो बिहार के इलेक्शन में भी गया हुआ था, खासतौर से गोपालगंज, सिवान का जो इलाका था, महिलाओं का जबरदस्त उत्साह था। तो हमने बल्कि एक लाइन में पूछा कि भाई महिलाएं ज्यादा नहीं, पुरुषों को उन्होंने मात दे दिया है। तो महिला ने मुझसे बोला कि क्या करें, पुरुष हमारे देश में नहीं, उनका धर्म को हम अदा करने आए कि हमारा पुरुष अगर वहां है तो हम वोट देकर कम से कम भरपाई तो कर रहे हैं। तो ये ठीक है, रोजगार की तलाश में कोई कहीं जा सकता है, कोशिश ये होती है कि चुनाव के दौरान लौट आए। लेकिन मेरा एक दूसरा दृष्टिकोण भी इसमें है। पहले के दौरान जैसे कम परसेंटेज वोटिंग होती थी, तो माना जाता था कि जो वोटिंग के प्रति जिनका रुझान रहा है, खासतौर से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी साथ में आप देखते होंगे लंबी क्योंकि उनके अंदर पहले से जागरूकता है वोट को लेकर के। दूसरा, जो दलित मतदाता हमारा था, वो भी बढ़ चढ़ के मतदान में शिरकत करता था। कुछ ड्राइंग रूम टाइप लोग जो होते डिस्कशन करते तो वोट नहीं डालते थे, वो बाहर निकले हैं। खासतौर से जो अपर कास्ट जो कहा जाता था, हाई इंटेलेक्चुअल, तो वो भी अब सड़क पर आए। तो नौजवान और ये लोग जो ड्राइंग रूम में बैठा करते थे, अब उन्होंने बाहर निकलना शुरू किया है। लेकिन एक ट्रेंड जो आपने भी देखा कि 3 से 4% औसत से कम है बुंदेलखंड में मतदान, इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी चीज होती है कि इलाके में पहले तो वोटिंग पर इस बार क्या होता है देखना होगा कि पहले होता था कि नाम का वोटर आई कार्ड आपके पास है, पर्ची में नाम नहीं है, कोई बंगलिंग उसमें भी होती थी, ज्यादातर जगह अपने बूथ पे दिखाया भी है पिछले चुनाव तक। कुछ होता है कि रोजगार के तलाश में गए, अपना रोजगार देखें, एक दिन के लिए वोट डालने आए। हर आदमी का सक्षम नहीं है कि वोट डालने के लिए इतनी दूर पे आ जाए। और दूसरा होता था पोलिंग का अरेंजमेंट कि कहाँ पे किस गांव में उनका वोट है और किस बूथ पे वोट डालने जाना है, ये भी बहुत मायने रखता था। रोजगार और संसाधन नहीं है अगर ट्रेवल करने के, वोट कैसे डालें। लेकिन इस बार मैं एक बधाई दूंगा चुनाव आयोग को भी। आप गाड़ी से सरेआम लखनऊ में दौड़ रहे हैं, कहीं पुलिस ने किसी को रोका हो, गाड़ी की हवा निकाली हो, साइकिल पंचर की हो, लेकिन पिछले चुनाव में सब होता था। गांव में बहुत आतंकित माहौल रखा जाता था पिछले चुनाव तक। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार गाड़ियां भी उपलब्ध है, अपने गाड़ी जाइए, वोट डाल के आइए, आराम से पुलिस न रोक रही है न टोक रही है। हाँ, बूथ कब्जा करेंगे तो जरूर उसके बाद की चीज है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो माहौल बहुत नॉर्मल किया गया विधानसभा के चुनाव में, और बहुत अब देखने को मिल रहा है कि लोग आराम से आ जा रहे हैं, पहले जैसी सख्ती या आतंक का माहौल जो बनाने की कोशिश होती थी जिससे लोग डर जाते थे? ब्रजेश जी, पहले तो दोहरा आतंक था। एक आतंक तो पुलिस का सिस्टम के नाम पर, स्थितियां नियंत्रण करने के नाम पर, जैसे आपने कहा कि पंचर कर दिया, हवा निकाल दी, ये कर दिया। और दूसरा आतंक बूथ कैप्चरिंग करने वाले बाहुबलियों का। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि इस देश के लिए बहुत अच्छा लक्षण है, न बाहुबली हैं। आपने 4 चरणों के चुनाव में एक सिंगल घटना नहीं सुनी होगी, इकलौती घटना नहीं सुनी होगी कि उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी भी बूथ में कैप्चरिंग हुई, या किसी ने दादागिरी वोट कर दिया, या किसी को वोट डालने नहीं दिया गया। 2007 के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने जो उपाय किए थे उसका असर दिखा था, और मेरे ख्याल में जो और बेहतरी की गई उसका प्रत्यक्ष प्रभाव और प्रमाण आपको दिख रहा है। लगातार बढ़ता हुआ मत प्रतिशत निश्चित रूप से वातावरण। अभी चर्चा में आप मुझसे बता रहे थे कि पहले आप ये जाते थे कि डेथ फिगर्स कितनी हुई हैं,
काउंट्स कितने हुए हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है? चुनाव में इतनी हिंसा होती थी, अब तो बिना खून बहे चुनाव हो रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं तो कम से कम 7-8 चुनाव कवर करने का अवसर मिला है मीडिया में रहते हुए। हम लोग शाम को 7-5, 5:30, 6 बजे, 6:30 बजे प्रमुख सचिव गृह या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहाँ अक्सर इसलिए जाते थे कि पता करें इस चरण में आज के दिन कितने बूथ लूटे, कितने लोग घायल हुए, कितनी मृत्यु, मतलब डेथ टोल गिनने जाते थे। 50 मरे, 70 मरे, 15 मरे, 20 मरे। लेकिन 4 चरणों का चुनाव हो, आपको कहीं लगा नहीं होगा कि कहीं किसी को किसी ने झापड़ तक मारा हो या कहीं कोई बवाल हुआ हो, कहीं कोई उपद्रव हुआ हो। तो फर्क बहुत है। ये विनय, आप क्या मानते हैं कि आपने भी बहुत चुनाव कवर किए हैं, बिना एक खून की एक बूंद बहे चुनाव होने की कल्पना क्या आपने बतौर पत्रकार कभी की थी क्या? नहीं, एक तो कल्पना ये थी नहीं। दूसरी बात कि टीवी में आपका भी लंबा दौर हो गया, लगभग 15 साल से आप भी टीवी बड़े करीब से देख रहे हैं। एक मीटिंग हुआ करती है इलेक्शन किसी भी इवेंट से पहले एक दिन, तो उसमें जो डिप्लॉयमेंट होता है कि कहाँ पे हिंसा होगी वहां पे कैमरा लगाओ। टीवी जर्नलिज्म में खास तौर से, प्रिंट में हो जाने के बाद भी लिखा जा सकता है, टीवी जर्नलिज्म में ये चीज जरूर हुआ करती थी। आज की तारीख में क्या है, कहाँ पे सबसे ज्यादा हाई पोलिंग हो रही है, कहाँ लंबी कतार मिलेगी, कहाँ अच्छा विजुअल मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट बदला है। तो मैं कह सकता हूँ कि कल्पना कभी किसी ने नहीं की होगी इस देश के अंदर कि बिना हिंसा के चुनाव होगा, कम से कम 2007 के पहले 2002 तक। लेकिन 2007 के बाद जिस तरह से परिवर्तन आया है, आम आदमी यह देखने लगा है कि कहाँ का मतदाता कितना रुझान देता है। आप भी उसी की तारीफ करते हैं जहाँ सबसे ज्यादा मतदान हो रहा है, आप हिंसा को तारीफ नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका भी चैनल, आप भी जिम्मेदार हैं कि आप लोगों को किस बात के लिए उकसाते हैं। आप कह रहे हैं ज्यादा मतदान हुआ, उसकी आप तारीफ कर रहे हो। हिंसा हुआ, ये लोग उदंड थे, यहाँ अपराधी थे, बाहुबली थे। और यही कारण है कि लोगों ने थोड़ा बिहार से सीखना शुरू किया है। बिहार में क्या हुआ, सारे बाहुबली हार गए, जनता ने बाहुबलियों को नकार दिया। तो लोगों को लगता है कि अमन और सरीखे रहने से ज्यादा फायदा है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा है क्या? मुझे बाहुबली इस फेज में है मैदान में। मुझे लग रहा है कि ज्यादातर जो बाहुबली, जो सिर्फ बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं, शायद इस बार विधानसभा का मुंह न देख पाए। मेरा जो व्यक्तिगत अपना आकलन है, मैं कह सकता हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हेमंत, विनय, मेरे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में महामुकाबला इस वक्त जारी है। 11 जनपदों की 56 सीट से लगातार हमारे संवाददाता आपको पल पल की खबर मुहैया करा रहे हैं और 3 बजे तक के जो हमारे आंकड़े हैं वो बताने के लिए पर्याप्त है कि मतदाता बहुत उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश में वोट डाल रहा है और 3 बजे तक 48% यानी 48% लोगों ने मतदान कर दिया। हरदोई और फर्रुखाबाद ने सर्वाधिक 52% मतदान 3 बजे तक हो चुका है। हरदोई नरेश अग्रवाल का इलाका है और सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद से